नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत खास हैं, तो उन सब का मैं परिचय आपसे कराऊं। और जो इस बार के विषय हैं वो भी बहुत ज़रूरी विषय हैं। पार्लियामेंट में महिलाओं का आरक्षण का बिल पास हुआ है, कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में बड़ी उठापटक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं, उन सबसे मैं आपको परिचय करवा दूं। ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी। हाल ही में इनकी किताब आई है नीरजा की, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नीरजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। धन्यवाद। और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल, आप लोगों ने इनको हफ्ता पर सुना है, चर्चा पर भी सुना है। रमन सर हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत हेलो। बहुत स्वागत सर आपका। हेलो। इसके अलावा हमारे साथ हमारे साथी हृदय जोशी, पर्यावरण और तमाम विषयों पर आपने हृदय की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं न्यूज़ लॉन्ड्री पर। चर्चा में लगातार आप इनको सुनते रहते हैं, आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय, आपका भी बहुत 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 स्वागत। बहुत शुक्रिया अतुल। इसके अलावा एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ रही हैं, अदिति पासवान। अदिति पासवान दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं और महिला अधिकारों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती आ रही हैं। उनके कॉलम्स देश के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में छपते रहे हैं। तो अदिति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी जी, नमस्कार। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए एक दो जानकारियां मुख्तसर से। एक तो आप अपने पत्र हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके पत्रों से हमें समझने और इस कार्यक्रम को सुधार करने, बदलाव करने में बहुत मदद मिलती है। इसके दो तरीके हैं। सीधा तरीका ये है कि आप podcast@newslaundry.com पर हमें मेल कर दें और इसके सब्जेक्ट लाइन में लिख दें चर्चा, तो हम इसको शामिल करेंगे। और दूसरा एक और तरीका है कि www.newslaundry.com/podcast-letters इस पर जाएं और वहाँ पर अपने अपने सुझाव, सलाह जो भी आपकी है। बुरा लगा तो बुरी बात भी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको भी शामिल करके और उससे भी थोड़ा सा सीख लें। इसके अलावा एक जानकारी उन तमाम न्यूज़ लॉन्ड्री के प्रशंसकों के लिए जो विदेशों में रहते हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ को पसंद करते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। पहले ये संभव नहीं था, लेकिन अब वो सुविधा उपलब्ध है। आप सीधे kadakmerch.com/collections/newslaundry पर जाकर एक थर्ड पार्टी के साथ हमने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके ज़रिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम मर्च पा सकते हैं। एक और जानकारी है, हमारा जो ऐप है न्यूज़ लॉन्ड्री का ऐप, उसमें बहुत सारे नए बदलाव, नए सुझाव हुए हैं, तो आप इसको अपडेट कर लें। अगर आप आईफोन पर हैं, iOS है या एंड्रॉयड, जिस पर भी आप जिस भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको जाकर अपने ऐप को अपडेट कर सकते हैं। मोनू मानेसर से रिलेटेड जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है वो उपलब्ध है आप सबके लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। ये एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हमने ये प्रोफाइल किया है। आप इसको जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। तो इस हफ्ते जो विषय हैं, मैं सरसरी तौर पर उनके बारे में आपको बताऊं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने बताया कि किस तरह से जो महिला आरक्षण का बिल था, लंबे समय से फंसा हुआ था, 26 साल से ज़्यादा समय पार्लियामेंट में बार बार आना और उसके बाद लटक जाना उसकी नियति बन गई थी। तो संसद के दोनों सदनों से वो पास हो चुका है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। ये माना जा रहा है कि अब देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है महिलाओं के। लेकिन कुछ अभी भी उसमें दिक्कतें हैं। मसलन उससे रिलेटेड जब लोकसभा में बातचीत शुरू हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से बातचीत की शुरुआत करने वाले निशिकांत दुबे ने बताया कि किस तरह से इसमें अभी दो अड़चनें हैं। एक तो सेंसस की अड़चन है, दूसरा उसके बाद परिसीमन की अड़चन है, और उसके बाद ये लागू होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा माना जा रहा है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अभी 2029 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो क्या इसमें किस तरह की सच्चाई है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये था कि किस तरह से पिछले एक हफ्ते के दौरान, या कहें कि एक लंबे समय से इसकी एक हिस्ट्री भी है, भारत और कनाडा के रिश्तों में एक गिरावट आई है। और वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक अपनी पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि भारत सरकार वहाँ पर एक कनाडाई सिख नागरिक थे जो कि भारतीय ओरिजिन के थे, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत की आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम था, उनकी हत्या हुई। और
जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि इसमें भारत सरकार, उसकी एजेंसियों का हाथ हो सकता है, उसके एजेंट का हाथ हो सकता है। वहाँ की विदेश मंत्री ने भी इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया। भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है, इसको इस तरह की किसी भी घटना को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। और इसके अलावा इस मामले में और भी कई पेंच हैं जो लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्रतिक्रिया हुई है, कनाडा ने हमारे एक राजनयिक को बाहर निकाला है, देश से वापस भेजा है। भारत ने यहाँ से कनाडा के एक राजदूत को वापस भेज दिया है। भारत ने वीज़ा की सारी जो एक्टिविटीज़ थी कनाडा में, वहाँ पर रोक लगा दी है। इवन ई वीज़ा और थर्ड कंट्री वीज़ा, ये सारी चीज़ों पर रोक लगा दी है। तो ये स्थिति अभी थोड़ा काफ़ी बिगड़ती सी दिख रही है। इसमें क्या और हो सकता है, इसके स्वाभाविक नतीजे क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम बातचीत आज करेंगे। एक नया विवाद सामने आया जब पुरानी लोकसभा संसद से नई संसद में शिफ्ट हुआ, संसद के विशेष सत्र में कार्रवाई। उस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो नई संविधान की प्रति बांटी गई उसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट, इन दो शब्दों को प्रियम्बल से, जो हमारी शुरुआत की उद्देशिका है संविधान की, उससे हटा दिया गया है। ये आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर और इसके बाद एक विवाद खड़ा होता दिखा। गुजरात सरकार ने, उसके ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पानी छोड़ने के लिए नर्मदा जो डैम है उसको, पानी को रोका और उसी दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से डैम में बहुत ज़्यादा पानी आया और फिर एक झटके में बहुत सारा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की स्थिति आई, पशुओं की मौत हुई है। यह आरोप गुजरात सरकार के ऊपर लग रहा है, लेकिन गुजरात सरकार ने अभी तक इस पर चुप्पी साधे रखी है। ये नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल लगभग एक हफ्ते से 10 दिन पहले से नर्मदा के डैम में पानी को रोक लिया जाता है और फिर उनके जन्मदिन के मौके पर उस पानी को छोड़ा जाता है। ये एक परंपरा जैसी बनी आ रही थी गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से न्यूज़ चैनलों के सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत पर बल दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द अब समय आ गया है कि सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण जो है, नियमन करने की जो स्थिति है उस पर काम करें न्यूज़ चैनल। अब बहुत बार ऐसी स्थितियां अब बेकाबू हो जाती हैं जब चैनलों का कंटेंट करीब करीब नफ़रत के उसमें चला जाता है और एक पार्टी विशेष या पक्ष विशेष के पक्ष में खड़ा होता दिखता है, जिसमें कि संतुलन का अभाव होता है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आत्मनियमन की बहुत ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसी बारे में, न्यूज़ लॉन्ड्री इंग्लिश में पब्लिश हुई है कि वसंत वैली स्कूल के जो छात्र हैं, जो वहाँ से पास आउट हैं, कोई 150 से ज़्यादा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन को कि हाँ, कि जो कंटेंट वहाँ पर प्रसारित हो रहा है न्यूज़ चैनलों में, वो उससे मेल नहीं खाता जो शिक्षा उन्हें वसंत वैली स्कूल में मिली है। तो हमारे दर्शक चाहें तो पढ़ सकते हैं, उस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं आप। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बेरोजगारी से जुड़ा सरकार का जो डाटा है 21-22 का आंकड़ा है, वो हमें बताता है कि पिछले 25 सालों में जो ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी की दर वो सबसे हाई रही है। 42.3% जो ग्रेजुएट हैं देश में वो बेरोजगार हैं। ये अपने आप में शिक्षा की स्थिति और हमारे यहाँ बेरोजगार की स्थिति पर एक रोशनी डालती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हालांकि इसमें कई चिंताएं भी जताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ओवर रीच है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने एक सलाह दी है कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है, इस्तेमाल है मोबाइल पर, वो बच्चों के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो एक एज लिमिट फिक्स करनी चाहिए सोशल मीडिया की, एक्सेस किसको हो और किसको नहीं। इस पर एक बहस शुरू हुई है। कनाडा के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि भारत और कनाडा के रिश्तों में क्या उठापटक चल रही है, उसमें उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि गायक शुभ थे, उनका कनाडियन सिंगर हैं, उनका जो दौरा था वो टाल दिया गया है और रिश्ते लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। होने के बीच में अब जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको थोड़ा डाउन करने की, डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है, उस पर पानी डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उनका कतई इरादा भारत को प्रोवोक करने का या उकसाने का नहीं था। तो ये सुर्खियाँ थी। क्योंकि हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं और नीरजा की किताब हाल ही में आई जिसका जिक्र मैंने किया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि इस किताब में बहुत सारी जानकारियाँ नीरजा आपने रखी हैं, पर एक जो चीज़ है जिस पे
अब उसको ये भी हम कहें कि एक बिना लिखे आपने एक संदेश या मैसेज दे दिया है कि प्रधानमंत्रियों की जो अंदरूनी कार्यप्रणाली है रही है इंदिरा गांधी से लेके, और आपने मनमोहन सिंह तक लिखा, लेकिन पिछले 9 सालों का उसमें वो मिसिंग है, गायब है। नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं और क्या करते हैं वो क्यों नहीं शामिल कर पाई आप, उसकी वजह क्या रही? और क्या हम ये माने कि ये सरकार बाकी प्रधानमंत्रियों या ये प्रधानमंत्री बाकी प्रधानमंत्रियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पर्दे में या एक उसमें काम करते हैं जिसमें सूचनाएं मिल पाना लगभग असंभव है? देखिए, जैसे कि मैं ठीक समझ रही हूँ आपका सवाल, कि 6 प्रधानमंत्रियों का लिखा है, नरेंद्र मोदी का सिर्फ एपिलॉग में जिक्र है, जी जी। उससे ज्यादा नहीं गई हूं मैं। मैंने नरेंद्र मोदी की डिसीजन मेकिंग पे काम करना शुरू किया था, मैंने एक ड्राफ्ट भी लिखा। फिर मुझे लगा कि वो बहुत, और जिन्होंने क्रिटिक किया मेरे लिए उन्होंने भी ये कहा, मुझे भी लगा कि वो हल्का पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स। और उसका कारण था कि इंफॉर्मेशन थी पर अनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो अंदर खाने होता है सत्ता के गलियारों में, किस तरह से निर्णय एक्चुअली लिए जाते हैं, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त रूप में मेरे पास नहीं थी, क्योंकि जो लोग पावर स्ट्रक्चर में है आज वो इतने विलिंग नहीं थे खुल के बात करने के लिए। और उसका कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में जो मैं लिखा था और जो इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे, वो उस समय मिली थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, तो लोगों ने खुल के बात की थी। और मुझे फिर लगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उनको भी, और जिस तरह से वो चेंज लाए हैं, और एक मामूली चीज नहीं है वो, तो उस चीज को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगी। और फिर कंटिन्यूइंग है, वो 3rd टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज मुझे लगी थी कि जैसे कि बाकी 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में एक हाइंडसाइट का व्यू होता है उनके प्रधानमंत्रीशिप के बाद, ठीक बात। वो हाइंडसाइट का व्यू नरेंद्र मोदी का के बारे में मुझे नहीं था, और मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं, और जैसा कि नीरजा जी ने इंदिरा गांधी का जिक्र किया और एक महिला के तौर पर उन्होंने जो काम किया, अपना स्थान बनाया उस राजनीति में, और उस सब को तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए अपनी और इंदिरा गांधी के इंडिविजुअल एक प्रधानमंत्री के तौर पर जितने अचीवमेंट्स हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत सारे प्रधानमंत्री उतने सारे अचीवमेंट्स एक साथ उनके नाम हो, चाहे प्रिवी पर्स का मसला हो, चाहे मतलब अब इसमें मैं अच्छे बुरे सारे जोड़ कहूँगा, चाहे वो नेशनलाइजेशन का मसला हो, चाहे बांग्लादेश का मसला हो, चाहे सिक्किम का मसला हो, चाहे, तो इतने सारे अचीवमेंट बहुत कम प्रधानमंत्रियों के हिस्से में आते हैं। इमरजेंसी भी है उसमें, तो उस लिहाज से और एक ऐतिहासिक मौका है जब देश की पार्लियामेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है, और हमारे साथ नीरजा और अदिति 2 महिलाएं हैं। और मैं इन्हीं दोनों लोगों से शुरुआत में जानना चाहूँगा कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है संसद के दोनों सदनों से, इसको मौजूदा स्वरूप में आप कैसे पाती हैं? एक बेसिक लाइन तो है कि ये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है, लेकिन इससे कितना कब बदलाव होगा, अभी जिस फॉर्म में है उससे इमीडिएट कोई परिवर्तन आने वाला है या नहीं आने वाला है? इसमें और भी बहुत सारे रोड़े हैं, इसमें सेंसस की बात अभी फंसी हुई है, इसमें इसके अलावा डिलिमिटेशन परिसीमन का भी मसला अभी फंसा हुआ है। इस सब के बावजूद क्या ये जो फैसला आया है और ये जो बिल पास हुआ है, कानून बना है, उस पर आप लोगों की पहली टिप्पणी? तो इस पे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी बिल आता है तो वक्त लगता है, और जब तक नारी सशक्तिकरण की बात है, तो जब हमें बोला गया कि पढ़ाई करना है, सब चले पढ़ने चले, तो पहले होता था चलो लड़की को होम साइंस पढ़ा दो, लड़का अच्छा मिलेगा, पर लड़कियां पढ़ी, घर से निकली। तो उसी हिसाब से ये बिल आज जब आया है तो अब हम चाहेंगे कि कल को ही कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा, नहीं, वक्त लगेगा। अभी हम बिहार गए थे हमारा रिसर्च पे, तो वहाँ पे प्रधानपति का कॉन्सेप्ट चलता है, सब कॉन्सेप्ट काफ़ी चलता है। तो मैं मिली ऐसी महिलाओं से,
अब जो महिला सशक्तिकरण का मतलब शायद मेरे लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में या दिल्ली में रह के होगा, वो बहुत एक अर्बन सेंट्रिक है कि मैं क्या करती हूँ, मैं इतना बिल 50-50 दे पाई, मैं ये कर पाई। उनका विमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन काफ़ी अलग है मेरे से। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त बढ़ गई है जब से मुझे रिप्रेजेंटेशन मिला है, जब से मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं अपनी बेटी को डिसीजन ले सकती हूँ बेटी के बारे में। मेरे पति ने मुझे मारना छोड़ दिया है, शराब पीने की बातें जो होती हैं वो सब कम आ गया है। तो क्या ये पैरामीटर को हम देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है? आप ये कहेंगे कि नहीं वो प्रॉक्सी हैं, वो जाती नहीं है, पर साइनिंग अथॉरिटी तो वो हैं, तो वो उनके पास उनके पति जाते हैं। तो ये एक छोटा बदलाव है जो शुरू हुआ है। अब वो जो स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में रहे एक महिला होने के कारण, हम ये नहीं देख सकते कि वो तुरंत में जाएंगे, पर ये सब धीरे धीरे एक स्टेप आ रहा है। तो वो प्रधानमंत्री चाहे हो, उन्होंने मुझे कहा कि मैम वो जो भी हो दीदी प्रधानमंत्री, साइन तो हम करते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि वो इनकम टैक्स भरती हैं। मुझे महिलाओं ने आके कहा अरे हम लोग तो पेपर फाइलिंग करते हैं अपनी। तो ये सब एक नया पैरामीटर्स है जो एक पैराडाइम शिफ्ट बता रहा है हम लोग को एम्पावरमेंट का। और ये बिल जब आएगा तो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हर तबके की महिलाएं, चाहे वो दलित महिला हो, ट्राइबल महिला हो, उनको भी आगे आएंगी, वो भी इसमें उनका वॉइस होगा। वक्त लगेगा। आज जब माइक पे आके हम बात कर रहे हैं, हम लोग आके बात करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है। जब वो महिलाएं समस्तीपुर में, दरभंगा में या रांची में जब जाती हैं, माइक पकड़ के बातें करती हैं, दे फील एम्पावर्ड, दे फील स्ट्रॉन्ग, दे फील कॉन्फिडेंट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इट्स ए हिस्टोरिक, काफ़ी वक्त लगा आने में और आएगा अब जब 5 साल बाद जो आपने बताया डिलिमिटेशन सेंसस के बाद, बट इट्स अ वेरी वेलकम मूव एंड वी एज ए वुमेन हम लोग तो इसको बहुत खुश हैं और सेलिब्रेट करना चाहेंगे। नीरजा जी। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट कदम लिया गया है क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा एक कमिटमेंट की गई है कि 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी। कब होगा ये पहले जब पहले दिन पता लगा कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है 6:30 बजे और ये बिल एक्सेप्ट होगा, तो बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गेम चेंजर हो सकता है। फिर जब इसको लिंक कर दिया गया सेंसस के साथ और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ, तो क्लियरली 2029 तक ये नहीं आएगा। और कुछ लोगों का मानना है अगर स्पिल ओवर होता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का जो संभव है, तो 2034 तक भी जा सकता है। तो उससे लोगों को निराशा हुई है कि इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जनधन अकाउंट हम खोलेंगे लेकिन 2029 में खोलेंगे, या सब्सिडाइज गैस सिलेंडर हम देंगे लेकिन 2029 में भरेंगे 29 के बाद। उससे निराशा हुई, आगे कर दिया। पर ये भी हम समझते हैं कि इतना आसानी, बहुत ही पेचीदा मामला है। ये पेचीदा क्यों है? मैं मानती हूं कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स की अपनी जगह है, ये पार्लियामेंटेरियंस एंटी विमेन है, ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि इतने प्रो विमेन बिल पार्लियामेंट ने पास किए हैं। पर पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ये हर पार्टी में रेजिस्टेंस है। कौन सी 1/3 सीट पे गाज गिरेगी? अपनी सीट खोने का खतरा है। बारामती, वायनाड, हैदराबाद, इटावा, मैनपुरी, किस पे गिरेगी? बनारस वाली पे भी गिर सकती है मैम। कौन तय करेगा? तो इसकी वजह से 96 में जब जिस दिन बिल पेश हो रहा था देवेगौड़ा जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में, मैं पार्लियामेंट की एंट्रेंस के पास खड़ी थी और एक बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस के जो वहां खड़े हुए थे, और जितने एमपीज आ रहे थे ना उनके बोल रहे थे वापस जाओ वापस जाओ, तुम अंदर गए ना तो अगली बार मैं तुम्हारी टिकट कटवा दूंगा क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोरम हो जी हाउस के अंदर। तो इतना रेजिस्टेंस रहा है इस वजह से। इस विषय पर हम थोड़ा बहुत विस्तार से बात करेंगे। पहले रमन सर आपकी प्रतिक्रिया देख लें। आपने इन दोनों लोगों को सुना और बिल भी आपने ऑब्वियसली जो जिस फॉर्म में आया वो पढ़ा ही होगा। तो एक तो ये है कि एक वेलकम मूव के तौर पर देखा जाए, क्योंकि हमें लगता है कि आप पहली बार में ही सारी चीज़ें तो मिल नहीं जाती है। आप यहाँ पर बार सेट करते हैं तो निगोशिएशन होके इतना सा मिलता है थोड़ा सा, तो वो स्थिति है इसमें। नहीं, मैं कम्प्लीटली फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री करता हूँ कि इट्स ए वेलकम मूव। दूसरा कि इससे परसेप्शन डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली।
लेकिन अगर मैं एक डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करूं यहाँ पे कि जब बिल आया और बिल के फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको विमेन बिल लेकर आना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अटैच करें किसी भी delimitation सेंसस से, के साथ डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के साथ। अगर आपके इंटेंशंस हैं तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक बात। ओके। लेकिन आपने जैसे ही सेंसस और डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ अटैच किया तो उसका ऑलरेडी है कि 2001 के बाद जब भी 25 साल में जो भी आपका सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू होगा और डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद फिर इसको करेंगे। तो इसमें एक पॉलिटिक्स बहुत क्लियरली दिखाई देती है 2024 को लेके, लेकिन पॉलिटिक्स हर कोई खेलता है। जब अगर कांग्रेस भी जैसे पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर बोल रही थी तो उन्होंने भी मतलब इसको ओबीसी के साथ लिंक करने की कोशिश की, तो कि हम ये तो चाहते ही हैं साथ में ओबीसी भी चाहते हैं। तो ओबीसीज अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में काफ़ी ओबीसीज हैं और प्रोपोर्शन में नहीं होंगे क्योंकि सेंसस हमें पता नहीं है कि सेंसस क्या है। तो लेकिन वो भी एक पॉलिटिक्स खेल रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज भी अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स के उससे सारी एक्ट्रेसेस इन अ वे उनको सम्मान कर दिया था। काफ़ी एक्ट्रेसेस थी पार्लियामेंट में, हाँ काफ़ी पहुंची थी। आज अगर आप देखें तो सुबह से क्या नाम जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं उसमें महिला बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गई हैं, वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। शायद मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी शायद पता नहीं वहाँ गए हैं या नहीं, अब मुझे पता नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन और डांस वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो पॉलिटिक्स डेफिनेटली है, यस। बाकी ये जो रमन सर कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक तो बहुत सही एक ज़रूरत है और ये बहुत देर हो चुकी है इस दिशा में। बहुत पहले जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन, लेकिन वहां पर कौन लोग होंगे? जैसा एक तस्वीर ये दिख रही है कि वहाँ पे जो महिलाएं आएंगी उसमें क्या सबकी मौजूदगी होगी, डाइवर्सिटी उसी तरह से होगी, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये एक बड़ा मसला है और ये बहुत ज़रूरी मसला है। कुछ पॉलिटिशियंस को इस बिना पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खलनायक बनाया गया, विलन बनाया गया एक टाइम पे। उनके अपनी प्रेजुडिसेस हैं, उनके अपनी जो पैट्रियार्की है वो भी रोल कर रही थी उसमें। जब 2010 में पहली बार राज्यसभा में पास हुआ था वुमेन रिजर्वेशन बिल, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तब शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तीनों इन लोगों ने इस बिल का विरोध किया था और उस विरोध में एक बहुत जेन्युइन कंसर्न था। उस विरोध में इन सारी चीज़ों, ये सारे तत्व थे, उसमें पैट्रियार्की भी थी, उनका अपनी सीटों को जाने का और वो सब खतरा भी, डर भी था, लेकिन एक बहुत जेन्युइन कंसर्न था कि रिप्रेजेंटेशन किन महिलाओं का होगा। क्या ये रिजर्वेशन उस रूप में आकर एक बड़े हिस्से में एक बार फिर से एक एलीट या एक संभ्रांत और एक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तबका है वही महिलाएं आकर वहाँ पर काबिज हो जाएंगी? और ये कोई अनरीजनेबल डाउट नहीं है, ये बड़ी ज़रूरी चिंता है कि ओबीसी रिजर्वेशन का, महिलाओं की एसटी एससी जो महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति हम सबको समाहित करते हुए, सबको इसमें भरोसे में लेते हुए तब इस तरह का कोई मूव करे, ताकि हम फिर से एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया है वो 2 कदम पीछे की तरफ न चला जाए कि अभी तक वो पुरुषों के रूप में जो सवर्ण एलीट कब्जा था अब वो महिलाओं के रूप में हो जाए। ये एक बड़ा रीजनेबल डाउट है। हृदय फिर नीरजा जी से, क्योंकि 2010 वर्ष के टाइम पे आप लोगों ने भी वो पूरा दृश्य देखा है। नहीं, नीरजा जी ही बोलेंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एज ए रिपोर्टर उस बिल को कवर किया था। राज्यसभा के अंदर ऐसा युद्ध का सा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा एज ए रिपोर्टर। जब मैं अतुल से भी कुछ देर पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि जब वोटिंग होती है तो उस वक्त लॉबीज क्लियर की जाती हैं, जो मेंबर है उसके अलावा कोई हाउस में नहीं हो सकता है। लेकिन रमन सर उस समय हाउस के अंदर हम गैलरी से ऐसे देख रहे थे एज ए रिपोर्टर, तो वहाँ पर जितना वॉच एंड वार्ड का स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो भर गया था पूरे हाउस में, ताकि इतनी हिंसा का माहौल था वहाँ पर। और मतलब मारपीट पे लोग उतारू थे, लोगों को उठा के हाउस से बाहर ले जाया बिल फाड़ा गया पूरा। वेरी वेरी टफ टाइम कैसे राज्यसभा से समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से सबसे आरजेडी समाजवादी किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बिल का समर्थन किया था। उनका उस वक्त शरद यादव जी है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे इस बात को लेकर बहुत मतभेद हो गया था। उसके बाद उन्होंने ओपन प्रोटेस्ट किया था। तो उनका मूल रूप से ही कहना था। तो जो हमारी विमेन कॉलीग्स हैं, जब वो जाती थी तो उनके बहुत हीटेड आर्गुमेंट्स होते थे शरद
यादव के साथ, और उन्होंने ये तक कहा कि जिन लोगों को आप सोच रहे हैं कि वो महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते हैं, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करते। इस तरह की बातें होती थी। अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ही इज़ नॉट हेयर। अब मूल रूप से जो बात रमन सर ने कही है मैं वही मानता हूँ। और आगे जब ये नीरजा जी और अदिति के बाद में एक बहुत हार्ट वार्मिंग और एक बहुत स्ट्रगल की स्टोरी भी बताऊंगा महिलाओं के बारे में, लेकिन ये 2 पॉइंट एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मुझे मेरा ध्यान खींचते हैं। पहला ये कि महिलाओं को, क्योंकि इस वक्त जब से इंडिया अलायंस बना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो देख रहे हैं कि, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी शार्प पॉलिटिशियन, कि आने वाले दिन में it can be little difficult even if he wins the next election। तो वो उन्होंने एक नया ये किया है, स्पेशल सेशन बुलाया है, उस वक्त बुलाया जब गणेश चतुर्थी और ये सब फेस्टिवल सीजन भी है। और दूसरा ओबीसी के लिए जो खींचतान दोनों ओर से स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो आपने कहा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, दे विल रोल आउट, एंड बहुत फैसिनेटिंग पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में इसके चारों ओर होगी। ठीक बात है। नीरजा जी, आपने देखा अलग अलग टाइम पे पार्लियामेंट में आया गिरा, लेकिन जो 2010 का वाकया था वो थोड़ा विशेष था, इसलिए कि राज्यसभा में वो पास हुआ। उसके बावजूद ये जो जिन 3 नेताओं का मैंने नाम लिया, उनमें से 2 नेता नहीं हैं आज, लालू यादव हैं लेकिन उस तरह से सक्रिय नहीं हैं। पर वो जो विरोध है, वो जो कंसर्न है, वो एक रिजनेबल कंसर्न है कि, या अब तो कांग्रेस पार्टी भी उसको खुलेआम समर्थन दे रही है कि भाई इसमें ओबीसी का जो हिस्सा है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए 2010 में जो हुआ, सोनिया गांधी ने इसको पुश किया था जी। लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, जी, लोकसभा में नहीं हो पाया क्योंकि ओबीसी लीडर्स का ऑपोजिशन था और कांग्रेस गॉट कोल्ड फीट और छोड़ दिया उसको। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी इस ओबीसी फैक्टर के बारे में। ये कहा जाता है ना कि आम कामकाजी महिला को चांस नहीं मिलेगा और तरह की महिला आएंगी, और ये तो पार्टी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। आप परिवार के लोगों को लाएंगे या ऑर्डिनरी लोगों को लाएंगे, उनको टिकट देंगे, ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो शरद यादव ने कहा था परकटी महिला, परकटी महिलाएं आ जाएंगी, आपको याद होगा। जी जी। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ओबीसी डोमिनेंट है, मैनपुरी है या माधेपुरा है, तो क्या परकटी महिला दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई से आप लाके वहां जितवा सकते हैं? बिल्कुल सही बोला आप। सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी पार्टी नहीं फील्ड करेगी, वो तो लोकल महिला को और ओबीसी महिला को फील्ड करेगी ना, अगर उसको जीतना है तो। नंबर 3, जो आज कहा जा रहा है, जो कि कांग्रेस भी उसमें जुड़ गई है, कि कोटा विद इन कोटा। अब कोटा SC ST का जो कि बिल में शामिल है, कि उस कोटा जो 22% है SC ST का, उसमें 1/3 अब रिजर्व किया जाएगा महिलाओं के लिए। वो तो ठीक है क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबलीज में उसका प्रावधान है। ओबीसी के लिए पार्लियामेंट और असेंबली में कोटा का प्रावधान नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। अगर आप कोटा विद इन कोटा ओबीसी महिला के लिए रखते हैं, तो कल पुरुष कहेंगे जिस तरह से SC ST के लिए है 22%, हमारे लिए ओबीसी के लिए 52% तो होना ही चाहिए, जो 1931 का सेंसस है। अब वो सेंसस, कास्ट सेंसस की डिमांड है, हो सकता है उनको लगता है कि हमारा आंकड़ा बढ़ेगा, पर जितना भी होगा, तो आप क्या पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन की तरफ बढ़ेंगे और कम्युनिटीज के लिए। SC ST एक वजह से किया गया था और एक्सटेंड किया गया एक वजह से। आज अपने नेचुरल तौर पे ओबीसी आगे आ रहा है। 1% 1 वोट के तहत डिवोल्यूशन डेमोक्रेसी का जो हो रहा है, उसकी वजह से, जैसे कि गृह मंत्री बोले पार्लियामेंट में कि आज 85 बीजेपी MPs हैं जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, 29% ऑफ द होल, ऑलमोस्ट 1/3। तो ये नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। पर अगर आपने किया ओबीसी महिला के लिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ओबीसी महिला को टिकट नहीं देना चाहिए, तो एक पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। हमको याद है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल लाए थे, ओबीसी को 27% जॉब रिजर्वेशन की एक्सेप्ट किया था, तो जॉब्स इन्वॉल्व वर ओनली 44,000। पूरा देश फ्लेम्स में हो गया था, लोगों ने अपने आप को जला लिया था। तो
मुझे लगता है पार्टियों को विल हैव टू डू डीप थिंकिंग, बहुत सोच समझ के। एज इलेक्शन स्लोगन ठीक है, और मैं मानती हूँ ओबीसी इज गोइंग टू बी द फ्लेवर ऑफ 2024 दोनों साइड से। लेकिन किस तरह के सॉल्यूशंस हम चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या उसका नतीजा होगा, इस पर जरा ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात। हाँ, कुछ ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। जो ओबीसीज के हैं नेशनल लेवल पे, हाँ। नॉट तो उनसे पता नहीं कैसे मेरा नाम आ गया, बट आई एम वेरी क्लोजली फॉलोइंग द वे दे टॉक। तो उनमें कई लोगों ने कहा कि हमें ये क्यों रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी मतलब कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जैसे बताया अभी नीरजा ने कि अगर ओबीसी डोमिनेटेड एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप राइटिंग में ले लीजिए सारी पार्टीज ओबीसी को ही खड़ा करेंगे वहाँ से जीतने के लिए। ये नेचुरल है, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी और को लेकर आइए, वो नहीं जीतेगा। वो तो वैसे भी मतलब हाँ। उनके लिए पॉलिटिकल एक ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे ही वो अभी मेरे पास वो रेडी नहीं है। कोई 1 महीना पहले यही डिबेट उठी थी इस व्हाट्सएप में, जिसमें एक ओबीसी का ग्रुप है, तो उसने पूरे आंकड़े दिए थे कि हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी इज़ प्रीटी गुड। ये नहीं कि मतलब कि रिजर्वेशन के बिना हमारा पॉलिटिकल और क्या नहीं हो रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, ये वो उनका मानना था। अदिति, आपको क्या लगता है ये जो ओबीसी को लेकर एक वो बनाया जा रहा है, और उसमें एक बड़ी रीजनेबल कंसर्न है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप राजनीति में अब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का एक अगर वो खोल देंगे तो फिर वो उसी तरह से हो जाएगा जैसे हर जाति ओबीसी में या और अपने को शेड्यूल में वो कराने के लिए मराठा से लेके जाट से लेके कुछ हर आदमी अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तो ये एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जिसके बारे में पता नहीं कि किस तरह से फिर इसका अंत होगा। आप ये बहुत सही कह रहे हैं कि अब तो सबको रिजर्व कैटेगरी में ही आना हाँ, चाहता है। जी। पहले तो रिजर्व कैटेगरी और मेरिट का बड़ा डिबेट चलता था, पर अब तो सबको ही आना चाहते हैं। पर इसमें यह है कि SC/ST का रिजर्वेशन, जैसा मैम ने कहा, बहुत अलग कारणों के है। वो कारण सोशल बैकवर्डनेस नहीं है, वो कारण है कि इनजस्टिसेस हैं, वो कारण उसका है कि हिस्टोरिकल रूट है बहुत पूरा। हिस्टोरिकल रूट है, बहुत अलग है। तो पहली बात तो हम इन दोनों को एक पायदान पे नाप नहीं सकते हैं। हम लोगों को इनफैक्ट SC/ST को भी हम एक पायदान पे नहीं नाप सकते हैं। जो समस्याएं शायद दलित महिलाओं को, वो ट्राइबल महिलाओं को नहीं है। बहुत अलग सॉर्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूजनरी दोनों को फेस करना पड़ता है। तो एक पायदान पे एक सांस में हम इन तीनों को तो मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए। दूसरा कि जैसा मैम ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन है उनका, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है और बहुत सारे स्टेट्स में CM का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो जब तक रिप्रेजेंटेशन का मसला है, अगर वो रिप्रेजेंटेड हैं तो आगे महिलाओं को आना चाहिए बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि हमें फोकस SC/ST पे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके पुरुष भी उतने रिप्रेजेंटेटेड नहीं हैं, तो महिलाओं तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमें आगे आने के लिए एक तरह का एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनना चाहिए, जो ये रिजर्वेशन बिल जो 1/3 हमें मिलेगा, वो इकोसिस्टम हमारे लिए क्रिएट करेगा, ताकि हम स्टेप अप करके आएँ। तो मेरा ये इस पे है। मुझे इसमें एक छोटी सी बात जोड़नी है, वो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो SC को रिजर्वेशन दिया गया वो इस आधार पर दिया गया कि उन्होंने एक बहुत अन्याय झेला है अनटचेबिलिटी के रूप में, और ST के मामले में है कि वो किस तरह से आइसोलेटेड रहे। ये मूल आधार हैं जो OBC के साथ नहीं है। लेकिन ब्लैंकेटली ये कहना कि OBC को रिजर्वेशन जो मिलता है उनमें भी क्रीमी लेयर है नौकरियों में, जैसे अभी नीरजा जी ने बताया, तो नौकरियों में भी जो ऐसा नहीं कि सारे OBCs को रिजर्वेशन मिलता है, देयर इज़ ए क्रीमी लेयर, एंड वहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि सबको मिलता है। 2004 में जब UPA 1 गवर्नमेंट बनी थी और अर्जुन सिंह ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू तो किया उस था। वक्त इतना बवाल हुआ था, और मैं तब एम्स के आगे जाता, तो सारे जो एम्स, IIT यही सब। फॉरवर्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, वो डिस्पाइट मनमोहन सिंह सेइंग कि भैया सीट्स कम नहीं होंगी, आपकी सीट बढ़ाई जाएंगी, उनका एक नेचुरल एग्रेशन था, क्योंकि ये लोगों में है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ये हमारी जगह खा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उस वक्त एम्स के भीतर और सफदरजंग हॉस्पिटल में, और ये पब्लिश्ड स्टोरीज हैं, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था स्टूडेंट्स को जो आते थे, कि उनको बार बार ये एहसास कराया जाता था कि आप रिजर्वेशन से आ रहे हैं, अब आप एक स्पेशल उससे आए हैं। और फिर अगर आप उसके अंदर कुछ वक्त बिताया मैंने एम्स के अंदर, तो बहुत बड़ी संख्या में वो डॉक्टर थे जो रिजर्वेशन से आए लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो डॉक्टर जो रिजर्वेशन से नहीं आए, दे
फ्लू एंड उन्होंने अपने करियर्स कहीं और बनाए। विदेशों में तो चले इन गए। चीज़ों को पूरा एक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। एक बात इसमें कहना चाहेंगे, आपने जब ये बात कहा कि रिजर्वेशन पे, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद रिजर्वेशन से हूँ, आई एम अ प्राउड कोटा किड, मैं दलित समाज से आती हूँ, हम लोग को जितना मेरिट प्रूफ करना पड़ता है उतना मैंने नहीं देखा है कि एसटी समाज या ओबीसी समाज को करना पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में या जब मैंने पढ़ाई शुरू किया हर जगह से, तो जैसा आपने कहा कि हमें हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। हर तरह एक प्री कंसीव नोशन है SC ST के साथ कि वो ऐसे हैं, वो ये हैं, ऐसा चलता है, तो हमें ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट्री है बहुत खूबसूरत, डेथ ऑफ मेरिट, यूट्यूब में। बालमुकुंद भारती हुआ करते थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ी इस बात को लेकर, और मैंने बाद में उसमें पूरा एक प्रोग्राम किया था। तो उनको बार बार, और मैं क्योंकि 1 महीना हॉस्पिटल में रहा अपनी पर्सनल फैमिली की ट्रेजेडी की वजह से वहाँ पर, तो मुझे नर्सेस बताती थी कि सर अगर जरा सी गलती हो जाए, डॉक्टर, और पूरा एक ग्रुप था डॉक्टर्स का, और वो जो काम करता था, मुझे बाद में पता चला, जो मेरे पिताजी को अटेंड कर रहे थे, और दे डिड फैंटास्टिक जॉब। वो सारे के सारे जो सो कॉल्ड कोटा से, मतलब कोटा से रिजर्वेशन से आए थे, तो उन्होंने कहा जरा सी भी गलती अगर हो जाए तो चारों ओर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अरे ये तो कोटा से आ जाते हैं। बट और उनको, जो अभी अदिति ने कहा कि दे हैव टू बी, तो ये चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है। पहले आपने सोशल एक्सक्लूजन झेला, मतलब हम थोड़ा हट गए हैं, बिल से हट गए हैं, पर ये चीज़ कहने का एक मौका है, कॉन्टेक्स्ट में कहना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है कि रिजर्वेशन के नाम पे जब बहुत एग्रेशन दिखा के बोलते हैं लोग, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि दे हैव टू प्रूव देम थ्रू देयर लाइफ। सर ये आप हटे नहीं, आप मुद्दे पे आ रहे, क्योंकि ये फिर जब महिलाओं का रिजर्वेशन होगा फिर ये मुद्दा आएगा, फिर ये मुद्दे आएंगे। हाँ फिर आएगा कि अगर आप तो वहाँ से आ गई जी। और ये रिजर्वेशन का मुद्दा आपस में एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है ना, कि केवल जेंडर बदलने से ये मूल मुद्दा तो वही रह जाना है। तो अगर किसी को, हाँ आप एक स्टोरी मैं एक बता छोटी रहे सी थे, बात हाँ, कहना चाह रहा था कि जो अभी नीरजा जी ने और अदिति ने कहा कि पैट्रियार्कल और किस तरह से ऑब्स्टिकल झेलने पड़ते, बहुत ही स्ट्रगल की स्टोरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जब स्टैब्लिश हुआ तो 1909 में, तो 1940 तक वहाँ कोई, ये दीपिका एस की स्टोरी, हम इसका लिंक भी देंगे, मेरी रीडिंग रिकमेंडेशंस में भी होगी, ये वेबसाइट कनेक्ट में स्टोरी छपी थी, बाद में स्क्रोल ने भी इसे रिपब्लिश किया। 1909 में जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना तो वहाँ सब कुछ था, लेकिन विमेन हॉस्टल या महिलाएं पढ़ेंगी इस बात के लिए कोई सोच ही नहीं थी। कोई व्यवस्था ही नहीं थी, सोचा भी नहीं गया था। और उसमें फिर वो नाम देते हैं कि कैसे कैसे रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि 1920 के आसपास महिलाओं ने आना शुरू किया। बट जो एक रिकॉर्ड है वो है कमला भागवत हैं, जिन्हें कमला सोहेनी भी कहा जाता है, 1933 में वो आई। उन्हें इतना एग्रेशन झेलना पड़ा डायरेक्टर से, IIC के, उन्होंने बाद में उसको डॉक्यूमेंट भी किया, और वो डायरेक्टर थे CV रमन, जो कि नोबेल लॉरिएट थे। तो वो लिखती हैं कि जब CV रमन महिलाओं के प्रति इतने ज़्यादा, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट बट नैरो माइंडेड पर्सन, ये उनके शब्द हैं और ये पढ़ सकते हैं उन्होंने रिकॉर्ड पे। तो इससे पता चलता है कि महिलाओं को, और बाद में वो कैम्ब्रिज गई, वहाँ से उन्होंने PhD किया, और कहा जाता है कि वो पहली महिला थी जिनको डॉक्टरेट, जिन्होंने PhD इंडिया साइंस में की, बायोकेमिस्ट्री में, भारतीय महिला। दूसरी छोटी सी हार्ट वार्मिंग स्टोरी महिलाओं को लेके, ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष एग्रेसिव हैं। जो चेस के जो प्लेयर हैं, 3 बहनें हैं, पोलगर सिस्टर्स, उनकी कहानी ये है कि उनके पिता ने अपनी शादी से पहले ये कहा था कि मैं प्रूफ करूंगा कि महिला जो जीनियस है वो बॉर्न नहीं होता, वो बनाए जाते हैं। और उन्होंने एक महिला क्लारा को ये बात बताई, अपने कोलीग को, उन्होंने शादी की, उनकी 3 बेटियां हुई, और उन तीनों को उन्होंने चेस का वर्ल्ड चैंपियन बनाया। शायद उनमें से एक सोफिया नहीं बनी, लेकिन वो भी बहुत टॉप प्लेयर्स में थी। तो इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि महिला, पुरुषों में, और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने प्रूव करने के लिए 3 बच्चियों को जन्म दिया कि देयर इज़ नो जीनियस, इट इज़ ऑल इफ़ यू प्रोवाइड देम चांसेस एंड प्लेटफॉर्म। आपकी इस कहानी से बहुत मिलती, और ये बहुत फेमस कहानी है, मैं इसका भी लिंक दूंगा, क्योंकि ये नहीं, ये एकदम इसी कहानी से मिलती जुलती कहानी सेरेना और विलियम सिस्टर्स की है। उनके फादर द ब्लैक थे, और जिस तरह से अपनी जिद पे उनके फादर ने इन दोनों को कि वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, और क्या डेडिकेशन था। एक रीडर डाइजेस्ट में मैंने पढ़ी थी कहानी, उसमें एक इन्होंने जो बात की, वो ब्लैक शायद माइन वर्कर था वो, और उसकी माँ ने 5 बेटियां थी, और मजाक उड़ाते थे कि इसकी 5 बेटियां। उसने कहा कि गॉड हैज़ गिवन मी 5 daughters टू प्रूव दैट व्हाट कैन आई डू विद देम। और 5 ने जो है वर्ल्ड लेवल पे एथलेटिक्स में मेडल जीते थे। आई विल डिग आउट अगर वो मिलती है स्टोरी, लेकिन रीडर डाइजेस्ट में मैंने कहीं पढ़ी थी ये स्टोरी। ठीक बात।
तो वीडियो का हिस्सा हम पॉडकास्ट का यहीं पर रोकेंगे। ये पॉडकास्ट जारी रहेगा और आगे की बातचीत भी जारी रहेगी। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं, चर्चा को सुनते हैं, वहाँ पर सुनें। पॉडकास्ट जारी रहेगा। धन्यवाद।